नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर थर्ड का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो मेजर पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत। इस क्वेश्चन के या सॉरी इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और ये है आपका इसका सिलेबस। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इस बार सिलेबस आपका दिया हुआ है वेबसाइट पे। तो छोटा-सा सिलेबस है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार वाले आपसे पूछे जाएँगे क्योंकि मेजर पेपर है और मेजर पेपर को जैसे आप कहते हो कि सर वन शॉट लेके आओ। बेटा मेजर पेपर का वन शॉट लाना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा-चौड़ा होता है तो वन शॉट नहीं आ पाता उसका क्योंकि माइनर पेपर क्या है कि छोटा होता है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछने की बातें भी नहीं होती। मेजर पेपर बहुत डिटेल्ड में होता है। सो वन शॉट हम नहीं ला पा रहे हैं, कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपके जैसे आप सेकंड सेम में आ जाओगे वहाँ पर हम पहले से ही आपके लिए वन शॉट प्लान करके रखेंगे तो आपसे वन शॉट हम आपके वहाँ लेंगे। इस सेमेस्टर में हम अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही थोड़े से टाइम निकाल पा रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्वतंत्र अवेकनिंग इन इंडिया यानी कि भारत में स्वतंत्रता जागृति या स्वतंत्रता जागरण से क्या आशय है? स्वतंत्रता अवेकनिंग refers to the rise of political awareness, national consciousness, and democratic ideas among Indians, which encouraged पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ एंड स्ट्रेंथनड द डिमांड फॉर सेल्फ रूल यानी कि स्वतंत्रता जागरण से आशय भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता का आना, राष्ट्रीय चेतना का विकसित होना और लोकतांत्रिक विचारों के उदय होने से है जिससे सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को प्रोत्साहन मिला और स्वशासन की मांग को मजबूती मिली यानी कि हम एक लंबे पीरियड से ब्रिटिश का यहाँ पे हुकूमत रही तो कहीं न कहीं गुलामी की दास्ता में भारत जकड़ा हुआ रहा था। तो उस गुलामी से बाहर निकलने के लिए लोगों में चेतना का विकास होना, राजनीतिक जागरूकता का आना और लोकतांत्रिक विचारों का आना कि हम में से चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधित्व चुनेंगे और हम अपना राज्य खुद चलाएँगे। इस तरीके की जो भावना का विकास होना जो स्टार्ट हुआ था या हुई थी ऐसी भावना विकसित, उसे स्वतंत्रता जागरण या स्वतंत्रता स्वत्व जागृति के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द सोशल फैक्टर्स शेप इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद सामाजिक कारकों ने भारतीय राजनीति को किस प्रकार आकार दिया? सोशल फैक्टर्स सच एज कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पार्टी फॉर्मेशन एंड पॉलिसी डिसीजंस, गिविंग इंडियन पॉलिटिक्स ए प्लूरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव कैरेक्टर यानी कि जाति, धर्म, भाषा और विविधता जैसे सामाजिक कारकों ने राजनीतिक लामबंदी, दल गठन और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित किया जिससे भारतीय राजनीति को एक बहुलतावादी और समावेशी स्वरूप मिला। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति में आर्थिक कारकों की क्या भूमिका है स्पष्ट करो। इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड इनइक्वालिटी सेप्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर मेजर्स एंड पॉलिटिकल डिबेट्स, लिंकिंग गवर्नेंस विद सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि जो राजनीति सॉरी आर्थिक घटक है जैसे गरीबी विकास योजना और असमानता जैसे आर्थिक कारकों ने सरकारी नीतियों, कल्याणकारी उपायों और राजनीतिक बहसों को आकार दिया तथा शासन को सामाजिक आर्थिक न्याय से भी जोड़ने का कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ट बाय क्वासी फेडरलिज्म इन इंडिया यानी भारत में अर्ध संघवाद है उससे आपका क्या तात्पर्य? देखो संघवाद का मतलब होता है जहाँ पर राज्य क्या होते हैं सॉरी जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग-अलग होती है और केंद्र और राज्य में बटा हुआ होता है। वो क्या होता है फेडरलिज्म होता है। तो और दोनों की नागरिकता भी अलग-अलग होती है लेकिन भारत क्या है क्वासी फेडरलिज्म है यानी कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार तो है लेकिन इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में केंद्र सरकार क्या हो जाती है ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वहाँ पे यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो हमने भारत को क्या कहा जाता है क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है। क्वासी फेडरलिज्म रेफर्स टू a system in which powers are divided between the center and the states but the center remains strong especially during emergency situations यानी कि अर्ध संघवाद से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है लेकिन विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र अधिक शक्तिशाली रहता है। इसलिए भारत को क्वासी फेडरलिज्म कहा जाता है। व्हाई इज कोलिएशन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट इन इंडिया यानी कि भारत में गठबंधन राजनीति क्यों महत्वपूर्ण है? कोलिएशन पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट्स सोशल डाइवर्सिटी, एनकरेजेस
consensus and reflects the multi-party nature of Indian democracy in government formation. गठबंधन राजनीति सामाजिक विविधता का प्रतिनिधित्व करती है, सहमति को प्रोत्साहित करती है, यानी जो सर्वसहमति होती है उसको प्रोत्साहित करती है, और सरकार गठन में भारतीय लोकतंत्र की बहुदलीय प्रकृति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। भारत में दल प्रणाली के विकास का वर्णन कीजिए। The Indian party system evolved from one party dominance to a competitive multi party system due to social change, regional aspirations, and democratic expansion. भारतीय दल प्रणाली सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक विस्तार के कारण एक दलीय प्रभुत्व से प्रतिस्पर्धी बहुदलीय व्यवस्था में विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। Political parties mobilize public opinion, election, form governments and acts as a link between citizens and the state। यानी कि जो राजनीतिक दल है वो जनमत को संगठित करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकारें बनाते हैं और नागरिकों तथा राज्य के बीच एक सेतु का कार्य भी करते हैं। वाई इज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कॉल्ड डायनेमिक। यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील क्यों कहा जाता है। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज इट कंटिन्यूसली अडप्ट्स टू सोशल चेंजेस, रीजनल डिमांड्स एंड डेमोक्रेटिक प्रेशर्स विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है उसको गतिशील क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान की सीमाओं के भीतर सामाजिक परिवर्तनों, क्षेत्रीय मांगों और लोकतांत्रिक दबाव के अनुसार स्वयं को निरंतर बदलती रहती है या ढालती रहती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डायनेमिक कहा जाता है। सेकंड यूनिट में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर क्या बनाए, स्टेट गवर्नमेंट्स है, जहां पर इनके बीच पावर्स का और ड्यूटीज का, काम का क्या होता है, बंटवारा होता है। फिर वहीं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी कि स्थानीय स्वशासन होता है। तो सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल गवर्नमेंट, तो ये जो डेमोक्रेसी है इसका क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है। इसे डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसके पीछे की बैकग्राउंड की बात करें तो 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है। बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1959 2 अक्टूबर वो पंचायती राज का क्या होता है, उद्घाटन होता है, और पंचायती राज के उद्घाटन के साथ डेमोक्रेसी के डिसेंट्रलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया है। तो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में नगर पालिकाएं और रूरल एरिया में पंचायतें, इनके माध्यम से क्या होता है, शासन होता है, या डेमोक्रेसी या लोकतंत्र देखने को हमें मिलता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पावर्स, फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज from higher levels of government to local self-governing institutions in order to ensure people's participation at the grassroots level। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ हुआ सरकार के उच्च स्तरों से शक्तियों का, कार्यों का और उत्तरदायित्व को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सौंपना है, ताकि जमीनी स्तर पर जनता की भागीदारी क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। अभी आपको पता है कि पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, ठीक है? तो ये यही है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो और भी ज़्यादा इसमें हो सके, तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्पष्ट कर दिए कीजिए। यानी कि जो डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसके दो एस्पेक्ट है, एक तो अभी मैंने कहा रूरल एरिया में, और एक है अर्बन यानी शहरी एरिया में। रूरल एरिया में जो कार्य करते हैं उन्हें हम पंचायती राज या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और जो अर्बन एरिया में है वहाँ पे नगर पालिकाएँ ये काम करती है। तो अर्बन एरिया में अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग सिविक सर्विसेज, urban planning and local development while promoting democratic participation of citizens in the city administration। शहरी स्थानीय स्वशासन नागरिक सेवाओं की उपलब्धता, नगरीय योजना बनाना और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा नगर प्रशासन में नागरिकों की लोकतांत्रिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी 73वां संविधान संशोधन का महत्व क्या है। देखो इसको पहले समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊं ये वाली चीज कि 1959 में क्या हो गया, सॉरी 1959 में पंचायती राज का उद्घाटन तो हो गया,
लेकिन इस पंचायती राज के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो सरकारें इसको सीरियस नहीं लेती थी क्योंकि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। तो फिर धीरे-धीरे लेटर ऑन ये महसूस हुआ, कई कमिटियों के रिकमेंडेशन पे ये हुआ कि पंचायती राज को क्या दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न किया जाए यानी कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उसके लिए संविधान में अपने संसद है उसमें 2 बिल लाए गए 73rd और 74th। 73rd आया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए और 74th आया था नगर पालिकाओं के लिए, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। और 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में आए थे और उनके आने से जो पंचायतें हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में लिखा गया था तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ़र्क पड़ा, पहले तो हम जान लेते हैं। 73rd अमेंडमेंट है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड एन्श्योर्ड रेगुलर इलेक्शंस, फाइनेंशियल पावर्स एंड ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन रूरल गवर्नेंस। यानी कि जो 73वां संविधान संशोधन है, उसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा ग्रामीण शासन में नियमित चुनाव व्यवस्था हुई, वित्तीय शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई और जनता की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। और जो 73rd अमेंडमेंट है, उससे संविधान में एक नया भाग ऐड हुआ, जिसको हम भाग 9 कहते हैं। संविधान में नई शेड्यूल ऐड हुई, यानी कि 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल ऐड हुई और आर्टिकल 243 टू 243 ओ यानी कि 16 आर्टिकल इसमें क्या हुए, ऐड हुए, किससे? 73rd अमेंडमेंट से। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अब बात करते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इम्पोर्टेंस की। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेंथेंड urban local bodies by granting them constitutional recognition and responsibilities for planned urban development and democratic governance। 74वां संविधान संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देकर नियोजित नगरीय विकास और लोकतांत्रिक शासन की जिम्मेदारियां सौंपी गई। इससे संविधान में नया भाग 9 ए ऐड हुआ, शेड्यूल 12 ऐड हुई और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसमें ऐड हुआ, जो कि नगरपालिका से संबंधित है। व्हाट आर प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस दैट सीक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस विदाउट डायरेक्टली कंटेस्टिंग इलेक्शन और सीकिंग पॉलिटिकल पावर। यानी दबाव समूह ऐसे संगठित संगठन होते हैं जो चुनाव लड़े बिना या सत्ता प्राप्त किए बिना सरकारी नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। वोट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया। भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर सच एज कास्ट, रिलीजन, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड रीजनल कंसिडरेशन। यानी कि भारत में मतदान व्यवहार जाति से, धर्म से, नेतृत्व, विचारधारा, आर्थिक परिस्थिति और क्षेत्रीय कारकों से प्रभावित होता है। व्हाट इज मींट बाय कास्ट पॉलिटिक्स यानी कि जाति राजनीति से क्या तात्पर्य है? कास्ट पॉलिटिक्स रेफर्स टू द यूज ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज टू मोबिलाइज सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस इलेक्टोरल आउटकम्स। जाति राजनीति से तात्पर्य है राजनीतिक नेताओं और दलों द्वारा जातिगत पहचान का उपयोग करके समर्थन जुटाने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने से होता है। तभी हम बोलते हैं कि जाति राजनीति कर रहे हैं, जातिगत राजनीति। व्हाई आर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नेसेसरी इन इंडिया? भारत में निर्वाचन सुधार क्यों जरूरी है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रिड्यूस करप्शन, स्ट्रेंथन ट्रांसपेरेंसी एंड इनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। निर्वाचन सुधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविश्वास को सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया? भारत में धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है? वैसे तो इंडिया सेक्युलर कंट्री है यानी कि धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, लेकिन फिर भी इंडिया की राजनीति धर्म से ही प्रभावित होती है। रिलीजन इन्फ्लुएंसेस political attitudes and behavior in India, but the constitution upholds secularism and ensures equal respect and protection for all religions। यानी कि भारत में धर्म राजनीतिक दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करता है, लेकिन संविधान धर्मनिरपेक्षता को मान्यता देता है और सभी धर्मों के प्रति अपने समान सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करता है।
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य किसी भी धर्म को समर्थित नहीं करेगा, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार रखेगा, उसे सेक्युलरिज्म कहा गया। Secularism in India means that the state does not favor any religion and treats all religions equally while maintaining neutrality in religious matters। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है और धार्मिक मामलों में तटस्थ रहते हुए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। व्हाट इज कास्टिज्म, यानी कि जातिवाद क्या है। कास्टिज्म रेफर्स टू एक्सेसिव लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस ओन कास्ट लीडिंग टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वलिटी एंड मिसयूज ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज इन पॉलिटिक्स। जातिवाद से आशय अपनी जाति के प्रति अत्यधिक निष्ठा से है, जिससे सामाजिक भेदभाव, असमानता और राजनीति में जातिगत पहचान का दुरुपयोग होता है। हाउ डज कम्युनलिज्म अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन, सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करती है। कम्युनलिज्म क्रिएट्स डिवीजन अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज, वीकन्स सोशल हार्मनी एंड पोजेज सीरियस चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। सांप्रदायिकता धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन उत्पन्न करती है, सामाजिक समरसता को कमजोर करती है और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती बनती है। व्हाट इज रीजनलिज्म, यानी कि क्षेत्रवाद क्या है। रीजनलिज्म एम्फसाइजेज रीजनल आइडेंटिटी, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स विच समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेशनल यूनिटी एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट। क्षेत्रवाद क्षेत्रीय पहचान, हितों और मांगों पर बल देता है, जो कि कभी कभी राष्ट्रीय एकता और संतुलित विकास से टकराव पैदा करता है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद के मुख्य कारण क्या है। टेररिज्म अराइज ड्यू टू पॉलिटिकल alienation, economic deprivation, ideological extremism, social injustice and failure of effective governance। यानी कि आतंकवाद राजनीतिक उपेक्षा से, आर्थिक वंचना, वैचारिक उग्रता, सामाजिक अन्याय और प्रभावी शासन की विफलता के कारण उत्पन्न होता है। व्हाट इज नक्सलिज्म, नक्सलिज्म यानी कि नक्सलवाद क्या है। नक्सलिज्म इज अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट दैट चैलेंजेस स्टेट अथॉरिटी एंड इज रूटेड इन इश्यू ऑफ लैंड एक्सप्लॉयटेशन एंड ट्राइबल डिसकंटेंट। नक्सलवाद एक वामपंथी उग्र आंदोलन है जो कि राज्य सत्ता को चुनौती देता है और भूमि शोषण और आदिवासी असंतोष से जुड़ा हुआ आंदोलन है। वाई इज नेशनल इंटीग्रेशन ए मेजर चैलेंज इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय एकता एक बड़ी चुनौती क्यों है। नेशनल इंटीग्रेशन is a challenge in India due to cultural diversity, linguistic differences, regional inequalities and socio-economic disparities। भारत में सांस्कृतिक विविधता, भाषाई भिन्नताएं, क्षेत्रीय असमानताएं और सामाजिक आर्थिक विषमताओं के कारण राष्ट्रीय एकता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। व्हाट इज द भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र की भारतीय अवधारणा क्या है। द भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र views a nation as a cultural, spiritual, and civilizational entity rather than only a political और टेरिटोरियल यूनिटी। यानी कि राष्ट्र की भारतीय अवधारणा राष्ट्र को केवल राजनीतिक और भौगोलिक इकाई नहीं मानती है, बल्कि एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सभ्यतागत इकाई के रूप में भी देखती है। हाउ डिड द वैदिक पीरियड कंट्रीब्यूट टू द आइडिया ऑफ राष्ट्र, यानी कि वैदिक काल ने राष्ट्र की अवधारणा में क्या योगदान दिया। द वैदिक पीरियड emphasized धर्म, social harmony and collective welfare which laid the foundation for the early concept of राष्ट्र। वैदिक काल ने धर्म, सामाजिक समरसता और सामूहिक कल्याण पर बल दिया, जिसने राष्ट्र की प्रारंभिक अवधारणा की नींव रखी। व्हाट वाज महात्मा गांधीज व्यू ऑन राष्ट्र, महात्मा गांधी का राष्ट्र के बारे में क्या विचार था। महात्मा गांधी व्यूड राष्ट्र एज ए मॉरल कम्युनिटी बेस्ड ऑन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस एंड इंक्लूसिव नेशनलिज्म। महात्मा गांधी राष्ट्र को सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और समावेशी राष्ट्रवाद पर आधारित नैतिक समुदाय मानते थे। एक्सप्लेन जवाहरलाल नेहरूज कॉन्सेप्ट ऑन नेशनहुड, जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्र अवधारणा स्पष्ट कीजिए। Jawaharlal Nehru emphasized secularism, democracy, scientific temper, and modern institutions as the foundation of the modern Indian nation। यानी कि नेहरू ने आधुनिक भारतीय राष्ट्र की नींव के रूप में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक संस्थाओं पर बल दिया। व्हाट वाज विनायक दामोदर सावरकर्स आइडिया ऑफ राष्ट्र, विनायक दामोदर सावरकर की राष्ट्र अवधारणा क्या थी। सावरकर डिफाइंड राष्ट्र इन कल्चरल टर्म्स बाय एम्फसाइजिंग कॉमन लैंड, कॉमन कल्चर एंड शेयर्ड हिस्टोरिकल हेरिटेज। सावरकर ने राष्ट्र को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित किया
और साझा भूमि, साझा संस्कृति तथा साझा ऐतिहासिक विरासत पर जोर दिया। एक्सप्लेन दी व्यूज ऑफ एम एस गोलवलकर ऑन नेशन, यानी कि एम एस गोलवलकर ने राष्ट्र संबंधी विचार स्पष्ट कीजिए। एम एस गोलवलकर emphasized cultural unity, discipline and national character as the core element of the strong nation, यानी कि एम एस गोलवलकर ने एक सशक्त राष्ट्र के मूल तत्व के रूप में सांस्कृतिक एकता, अनुशासन और राष्ट्रीय चरित्र पर जोर दिया। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दत्तोपंत ठेंगड़ी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र, यानी कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का राष्ट्र अवधारणा में क्या योगदान था। डीटी लिंक्ड नेशनलिज्म विद इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी, यानी कि दत्तोपंत ठेंगड़ी ने राष्ट्रवाद को आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वदेशी विकास मॉडल और सामाजिक समरसता से जोड़ा। वाई इज द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र रिलेवेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत में राष्ट्र की अवधारणा क्यों प्रासंगिक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र रिमेन्स रिलेवेंट एज इट प्रमोट्स यूनिटी, कल्चरल कंटिन्यूटी, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल आइडेंटिटी इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, यानी कि राष्ट्र की जो अवधारणा है वो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह वैश्वीकरण के इस युग में एकता की बात करता है, सांस्कृतिक निरंतरता की बात करता है, सामुदायिक उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने की बात करता है। तो ये था अपना सेक्शन ए। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रखे हैं, विद आंसर रखे हैं, जैसे एग्जामिन द हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव और स्वतंत्र अवेकनिंग इन इंडिया, भारत में स्वत्व जागरण की ऐतिहासिक परंपरा और समकालीन दृष्टिकोण को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। विद आंसर हमने दोनों ही मीडियम यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखा है। क्वासी फेडरलिज्म पर आपसे बात डिटेल में बात करिए कि जो अर्ध संघवाद है उसके संदर्भ में भारतीय संघवाद की प्रकृति की विवेचना करो। नेक्स्ट है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करो। एक अच्छा क्वेश्चन आप यहाँ से देख पाओगे या इसको आपको देखना है। डिटरमाइन द वोटिंग बिहेवियर इन इंडिया, भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारकों का परीक्षण कीजिए। और फिर है डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया विद रेफरेंस टू सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत में धर्म व राजनीति के संबंध की विवेचना करो। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय एकता की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। एंड फोर्थ यूनिट में आप देखोगे एक्सप्लेन द भारतीय कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र फ्रॉम वैदिक पीरियड ऑफ टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि वैदिक काल से आधुनिक काल तक राष्ट्र की भारतीय अवधारणा को स्पष्ट करो। कंपेयर डिफरेंट व्यूज ऑन राष्ट्र बाई इंडियन थिंकर्स, भारतीय वैचारिकों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्र संबंधी विचारों की तुलना करो। तो जो अलग अलग प्रस्तुत हुए हैं उन सबको आपको लेना है। सी सेक्शन के क्वेश्चन भी आप इस पीडीएफ में देख पाओगे, बड़े वाले क्वेश्चन हमने रखे हैं, विद आंसर आपके लिए रखे हैं। हर यूनिट से हमने क्वेश्चन रखे हैं। लास्ट सेमेस्टर में आपने यही कमेंट कर रहे थे कि सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को भी विद आंसर आप एक्सप्लेन करो। तो इस सेमेस्टर में हमने उनको इम्प्लीमेंट किया है। और इस सेमेस्टर में आप, क्योंकि मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कमेंट हमारे लिए मोस्ट वेलकम फॉर्म में होते हैं, आप कमेंट किया करें। आपको जो सुधार की नीड होती है, जो भी आपको और चीज़ें चाहिए होती है, हम चलो इस बार नहीं ला पाएँगे, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम के पास ही हम थोड़े से बहुत ज़्यादा क्या है कि मल्टीपल क्लासेस हो जाती है, तो सारी क्लासेस आ भी नहीं पाती। कोशिश हमारी रहती है कि हम स्टूडेंट्स के लिए सारी क्लास ला पाएँ, बट फिर भी कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है। तो अभी आप जैसे, क्योंकि अभी आप शुरुआत से ही अगर आप जुड़े हुए होते हो, तो हम वो सारी क्लासेस लेकर आ पाने में हम भी सक्षम होते हैं। फिर देर आते हैं, दुरुस्त आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपके लिए हम ले आते हैं। तो आपका जो कमेंट होता है, ख़ासकर मैं चाहूँगा कि एग्ज़ाम देकर आते हो, उसके बाद आप ज़रूर कमेंट किया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार हेल्प आउट किया। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आप स्टडी मटेरियल में जाओगे, सेमेस्टर 3 का ये जो पेपर है, तो 3 के फ़ोल्डर में आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी। तो मेरे वो ख़्याल से मैंने बहुत सारी ऊँची-ऊँची चीज़ें, आपकी अच्छी-अच्छी चीज़ें रैपिड रिवीजन के डोज के तौर पे आपके लिए रीड आउट करी है, आपको बताया है। तो उम्मीद है कि इससे आपसे कुछ आपको अच्छी हेल्प मिल जाए एग्ज़ाम में। बाकी हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए हमेशा शुभकामनाएँ रहती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हाइप करते हो तो आप जैसे और भी स्टूडेंट को ये वीडियो अपने आप पहुँच जाती है। सो स्टे कनेक्टेड विद योर एजुनेस्ट। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।